यहाँ पे जो हमारे एमसीक्यूज रहेंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं, प्लस दोनों बेनिफिट्स होगा। जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इंग्लिश में है, और जितने भी हमारे प्यारे यहाँ पे दोस्त एंड फ्रेंड्स भाई बहन यहाँ पे यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, या फिर आप किसी भी बोर्ड से, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है सेंट्रल लेवल का होता है, अलग अलग स्टेट के थ्रू यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? रोहन स्टार्टेड क्राइंग व्हेन ही गॉट हर्ट ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। Seeing this, his father said, "Do not behave like a girl. Boy, do not cry." This statement of the father. Okay, 4 ऑप्शन जिस आपके सामने हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका सीटेट का बहुत ही कहते हैं ना, जैसे जीन प्याजे वाई वर्ड्स की इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी सीटेट का एकदम फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता होगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। एक खेल क्रिया के दौरान, देखो एक खेल एक्टिविटी चल रही है, खेल खेल रहे हैं, उस टाइम पे चोट लगने पर रोहन क्या होता है, रोहन के जो है भाई खेल रहा है वो, अब चोट तो लग जाती है खेलते वक्त, फिर वो रोने लगा। ओके, तो इसके जो फादर है रोहन के कहते हैं कि तुम लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, यानी कि ये क्या चीज़ दर्शा रहे हैं यहाँ पे, जेंडर रूढ़िवादिता। ओके, क्या जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखो लैंगिक समानता को नहीं, लैंगिक समानता को बढ़ावा थोड़ा ही ना दे रहे हैं, भेदभाव को कम थोड़ा ही कर रहे हैं, बल्कि बढ़ा रहे हैं, बल्कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, है ना। अगर हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं ना, गर्ल्स एंड बॉयज़ में कहते हैं कि तुम तो लड़की हो और तुम बाहर के वर्क नहीं कर सकती, तुम दफ्तर नहीं जा सकती, तुम देर रात को बाहर नहीं जा सकती, ऐसे ही वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस हम उन पे उठाते हैं गर्ल्स पर, और कहते हैं कि तुम बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़े इतने ही कार्य कर सकती हो, बाहर के जो वर्क होते हैं वो ओनली बॉयज़ करेंगे। और बॉयज़ को क्या कहते हैं कि आप जो है बर्तन साफ़ नहीं कर सकते, झाड़ू नहीं लगा सकते, और खाना नहीं बना सकते। भैया क्यों नहीं बना सकते? ये जो सारी रूढ़िवादिता है ना, ये हम लोगों ने, हमारे कल्चर्स ने फैलाई हुई, हमारी सोशल ने, हमारे समाज ने फैलाई हुई है। आप मुझे बताइए, एक लड़की बाहर के वर्क क्यों नहीं कर सकती, स्पेशली कर सकती है, और एक जो बॉयज़ है वो घर पे झाड़ू क्यों नहीं लगा? अगर बताओ घर पे झाड़ू, अगर भाई लड़का अगर घर पे झाड़ू लगा देगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं लगा सकता? खाना भी बनाते हैं और घर पे झाड़ू भी लगा दे, कुछ नहीं होता। और हाँ, अगर भाई बॉयज़ रोने भी लगे तो क्या हो गया? भैया जब दुख होता है तो हर कोई रोता है। तो ऐसा ये जो है यहाँ पे जो थिंकिंग है इस तरह की क्या दर्शाती है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रही है। ओके, क्लियर है? फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली, और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, वो जो क्वेश्चंस था ना एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है, और ये सॉल्व पेपर से ही मैं आपसे क्वेश्चंस करा रही हूँ, इतना भी ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा है, एक बहुत ही मैच्योर कक्षा है, एक बहुत ही बेस्ट क्लास है, एक प्रगतिशील बच्चों का जिसमें क्या होता है विकास करते हैं टीचर्स लोग, उसे कह रहे हैं एक प्रगतिशील कक्षा है। तो उसमें हम बच्चों को किस तरह से यहाँ पर, ठीक है, कैसे उनका फ्यूचर हम बनाएंगे, कैसे डेवलप करेंगे। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स को आप यहाँ पे लिखते रहना। सबसे पहले मैं निगेटिव टैग वर्ड्स यहाँ पे बताऊंगी आपको, फिर एग्जाम टाइम ये मत कहना कि मैम आपने नहीं बताया था। देखो मेरा ये रूल्स होता है, मैं जब पढ़ाती हूँ ना तभी निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स के माध्यम से ही पढ़ाती हूँ और उनको बताती भी हूँ। अब आपका यहाँ पे एक, ठीक है, अब आपका भी एक यहाँ पे वर्क है, वो ये है कॉपी पेन लेके बैठे, और जो मैं निगेटिव बताऊंगी उन्हें निगेटिव की फॉर्म में, पॉजिटिव बताऊंगी पॉजिटिव वर्ड्स के फॉर्म में नोट करते रहे। एग्जाम टाइम में ये चीज़ नहीं, ठीक है, ये चीज़ आप नहीं पढ़ोगे। हाँ, जो निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगी ना, शॉर्ट ट्रिक जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ याद आएगी, और ट्रिक के माध्यम से ही शॉर्ट अपने माइंड का यूज़ करके आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। चलो
तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन, देखो कभी भी हमें अटल पाठ्यक्रम का पालन करो, बस बच्चों पर थोपते रहो। अरे भैया, अगर बालक यहाँ पे फर्स्ट क्लास का है तो क्या आप उस पर अटल पाठ्यक्रम का यूज़ कराओगे, पालन थोपोगे? जबरन कर रहे हैं कि पढ़ो नहीं पढ़ो, बस जबरन थोपना है, वो भी बहुत कठोर। बच्चों का लेवल देखना है, उनकी कैपेसिटी क्षमताओं को देखना है, उनकी इंटेलिजेंस बुद्धि क्षमता देखनी है, उसी आधार पर हमें चीज़ें करानी है। तो अटल यहाँ पे ये चीज़ क्या है, निगेटिव। और निगेटिव अटल पाठ्यक्रम अगर ऑप्शन में आता है तो ऐसे कट कर दीजिए। क्लियर, कट हो गया ये ऑप्शन हमारा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। हाँ, ये जो बल है ना, ये भी सी टेट का बड़ा ही फेमस निगेटिव टैग वर्ड्स रहता है, इसलिए ये भी क्या है, निगेटिव टैग। बल, बल दो, थोपो, जबरन, जबरदस्ती। और नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ये लगा इधर से चपाटा, ये लगा इधर से, मारो उनको, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, ना तो पिटाई करनी है, ना दंड देना है। छोटे छोटे से नन्हे नन्हे प्यारे से बालक के लिए कैसे तुम्हारा मन करेगा उनको पीटने का? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो कभी भी बच्चों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना चाहिए। ओके, ये चीज़ भी क्या है, गलत है। आप देखो, नॉर्मली बालक का जन्म होता है, 5 साल तक अपने फैमिली में रहता है, परिवार में रहता है, अपने परिवार लोगों के साथ में। और भैया आप मुझे बताइए, क्या बालक पेट से ही मैच्योर हो के आ गया? क्या वो पहले से ही गर्भावस्था में सारी चीज़ें उसने सीख ली? हाँ, क्या है ये सारी चीज़ें, ये ABCD क्या होता है, काउंटिंग क्या होती है, टेबल्स क्या होते हैं, फलाना, ये ऐसे वैसे क्या है? तो ये चीज़ क्या है, ये आपकी विद रॉन्ग है। आपका माइंड क्या है, ये रॉन्ग है। तो ये चीज़ गलत होगा कि हम बच्चों की अंकों के, अबे भाई हमें तो अब उनका डेवलप करना है। बालक हमारे पास फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो इसने पहले थोड़ा ही ना कुछ चीज़ें पढ़ी है, हमें तो उसका विकास करना है। देन यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी, निगेटिव। अंक में कभी बच्चे को नहीं दर्शाना है, कभी भी नामांकित में नहीं दर्शाना है, इसलिए नेगेटिव यहाँ पर होगा। ओके, क्लियर है ना? चलो, सही आंसर ऑप्शन सी, बेस्ट एंड यहाँ पे एकदम सुपर आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान, यस, नॉलेज की साइड में हमें स्टूडेंट्स को अनेक अनेक अवसर प्रदान करने चाहिए। और जहाँ पर जिस भी ऑप्शन में कि प्रचुर मौके प्रदान करो या फिर अवसर प्रदान करो, इससे बेस्ट कोई पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता, है ना? एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है, एक जो बेस्ट कक्षा होती है, वो कैसी होती है? उसमें ज्ञान की संरचना के लिए बालकों का हमें क्या करना है, विकास करना है, बेस्ट सही आधार पर। तो उसी माध्यम से हमें सही से यहाँ पर जो है, ठीक है, उनका अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी है उनकी क्षमताओं के आधार पर। सही आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ओके, यहाँ पे देखो, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। देखो, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन है वाइगोत्स्की से रिलेटेड। सबसे पहले ये समझो, लेव जो वाइगोत्स्की है बहुत ही फेमस एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, और इनका सिद्धांत यह है, इनका मानना यह है कि जो बालक होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो अपने समाज में संस्कृति के साथ में, ओके, उनके मानदंडों के साथ में अनुकूल करके तभी चीज़ों को सीखते हैं, अपने समाज और संस्कृति के आधार पर, उनके थ्रू, उनके बेस। यानी कि बालक समाज संस्कृति के साथ में संपर्क होके उनके साथ में अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं। इनकी यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन क्लियर हो गई ना। फिर यहाँ पर ये पार्ट इसके फोल्डिंग की भी बात करते हैं। वो क्या होता है, मानो कि हम बालकों को देखो निरंतर हम कार्य देते हैं करने के लिए, बालक निरंतर करते भी हैं, कोई बालक सही करते हैं, गलत करते हैं, भाई गलती जब तक नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, है ना? सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल यहाँ पे। तो अब देखो, बालक यहाँ पे गलती भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करेंगे, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, चलो ठीक है, कर लेने दो। वाइगोत्स्की हमारे जो साहब बहुत ही बेस्ट मनोवैज्ञानिक हैं, क्या कहते हैं कि भाई देखो, हम नॉर्मल बालक को कार्य देते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है, हम बालकों को उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें थोड़ा अब कार्य दे देते हैं, थोड़ा उन्हें एक्स्ट्रा ज़्यादा वर्क देते हैं, थोड़ा उनकी कैपेसिटी से बढ़ के कार्य देते हैं, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए यहाँ पर? कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम बालक को थोड़ा कठिन कार्य दे देंगे तो उसे करने में थोड़ा यहाँ पे क्या होगी, दिक्कत भी फील होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो नॉर्मल आप वर्क देते हैं वो तो कर लेता है, लेकिन आज आपने थोड़ा हार्ड दे दिया, तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे बालक को पाठ प्रदान करानी है। और ऑप्शन से हमें मतलब नहीं है, बात वाइगोत्स्की की हुई है तो और ऑप्शन से मतलब नहीं है, ऑप्शन में पाठ आना चाहिए। अधिगम के लिए पाठ या फिर संकेत आधारभूत संरचना का काम करेगी। यहाँ कह रहे हैं ना क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का। देखो, अगर हमने बालकों को थोड़ा कठिन कार्य दे भी दिया है तो फिर हमें ही खुद टीचर्स को ही उसकी हेल्प भी करनी होगी। हाँ, हल्के फुल्के संकेत दो, समझो क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, सारी चीज़ें जानो पहचानो और संकेत दो, बच्चा खुद ब खुद आंसर ढूंढ लेगा। क्लियर है? सही आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बेस्ट मस्त क्वेश्चन है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक है। विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण का सेकंड है। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक है, परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। फैमिली एवं जनसंचार दोनों ही सामाजिकरण के सेकंड यहाँ पे कारक है, द्वितीयक कारक है। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, बच्चों के सामाजिकरण की बात हुई है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी स्पेशली आपका हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, स्पेशल सीटेट के, ओके। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत नॉर्मल है। बात करें जो सामाजिकरण है, यह आपका एक द्वितीयक कारक है, परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलोगे, क्यों? क्योंकि मेरे साथ पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, परिवार प्राथमिक कारक क्यों है? अरे भैया, मुझे ये बताएं, जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के बाद में जो बालक की केयर करता है ना, उसकी पोटी साफ करना, टॉयलेट कराना, उसे खाना खिलाना, उसे नहलाना, धुलाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे वर्क होते हैं उसके, है ना, ये कार्य करना। तो भैया फैमिली तो करेगी, उसकी मदर ही तो करेगी, है ना। इसलिए प्राथमिक, परिवार प्राथमिक तो होगा ही हमारा। सेकंड में क्यों जाएगा? सेकंड में हाँ, ये जो है विद्यालय। अब अगर हम विद्यालय को प्राथमिक मानेंगे तो बताओ, क्या टीचर्स आएंगे तुम्हारे बच्चों को यहाँ पे पालन पोषण करने? नहीं ना। तो इसलिए थोड़ा लॉजिक लगाइए, ठीक है। बालक का जैसे जन्म होता है तो पहले वो अपने परिवार में, स्पेशली उसकी मम्मा, उसकी सबसे बेस्ट यहाँ पे गुरु कहे, ईश्वर कहे, है ना, सारी चीज़ें होती है। सबसे बेस्ट यहाँ पे उसकी मम्मा होगी, उसके फादर होंगे, पेरेंट्स होंगे, माता पिता, फिर उसके देन यहाँ पे फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो होंगे, एंड यहाँ पे समकक्षी जो उसके आस पड़ोस के बालक है उसके ही साथ के वो होंगे, उसका समाज, ओके। नॉर्मलाइजेशन वो हो सकता है लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में प्राथमिक जो कारक होगा वो परिवार होगा। परिवार अगर ऑप्शन में नहीं है तो प्राथमिक कारक पास पड़ोस होगा। क्लियर है ना? चलो, बाकी के सेकेंडरी कारक में आएंगे, मीडिया है, स्कूल्स है, और जितने भी सारे हैं ना फिर आपके कारक, वो सभी फिर सेकंड में आएंगे, ठीक है। तो विद्यालय सामाजिकरण का सेकंड कारक होगा, द्वितीयक कारक होगा जब बालक 5 साल का हो जाएगा और विद्यालय में एडमिशन लेकर पढ़ने के लिए जाएगा, ओके। देखो, नेक्स्ट एंड 5 क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इफेजाइसेस दैट। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है क्या भाई? बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस पर जोर देता है? ठीक है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, ठीक है। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, इस फॉर्म में अगर हम इसे डिस्कस करेंगे सो देन यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर हम बहुबुद्धि की बात करें, देखो जो बहुबुद्धि यानी कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है कौन देते हैं हार्वर्ड गार्डनर। कौन देता है? जो यहाँ पर गार्डनर है, बहुत ही फेमस माने जाते हैं ये मनोवैज्ञानिक, ओके, हार्वर्ड जो गार्डनर है, और ये है यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत। अब देखो, एक जो बंदा होता है उसमें बहुत सारी बुद्धि होती है, बहुत सारी इंटेलिजेंस होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि
कोई भी एक यहाँ पे अगर बालक है तो उसमें एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं हो सकती। देखो कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम उसे एजुकेशन के फील्ड में ये माने कि हाँ एजुकेशन के फील्ड में ग्रो करें, है ना, लेकिन उसका जो माइंड है वो एजुकेशन के फील्ड में ग्रो नहीं होता, बल्कि उसे तो अच्छा लगता है सिंगिंग, गाना गाना, या फिर डांस करना, या फिर नेचुरल चीज़ों से उसे काफ़ी इंटरेस्ट है, या फिर यहाँ पर कहें हम कि वह दूसरों की आत्मा, अंध आत्मा को जानने के लिए काफ़ी परफेक्ट है, दूसरे के व्यवहारों को, या फिर अपने खुद की आत्मदर्शन के लिए परफेक्ट है ना, इस तरह से। तो भैया कहने का मीन्स ये है कि एक जो बंदा होता है या बालक है जो भी है, ठीक है, आगे जाके बड़ा तो होगा ही, ओके, तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, ओके। तो यही कहते हैं कौन, हार्वर्ड गार्डनर जी, कि भैया बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन देते हैं, हार्वर्ड गार्डनर देते हैं। और ये नहीं कहते कि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, या फिर एक आयाम में होती है, या फिर कोई व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती, सब में अलग अलग डिफरेंट व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अब बताओ मेरी क्या रुचि है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो है एजुकेशन के फील्ड में नहीं जाना है, आपको तो सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, या फिर और कुछ वर्क करना है, आपकी थिंकिंग है, तो क्यों नहीं है, कह रहेगी नहीं होती है। इसलिए ये भी क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। सही क्या होगा यहाँ पे, बुद्धिमत्ता की विभिन्न क्या होती है, दशाएँ होती है। क्यों होती है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएँ, यस, अभी कहा ना इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर भी 9 प्रकार की बुद्धि बताते हैं कि एक बंदे में 9 प्रकार की बुद्धि होती है, समझे। हार्वर्ड गार्डनर पहले तो थी 8, प्रेजेंट टाइम में 9 है। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, भिन्न डिफरेंट होते हैं, हर एक जो मानव होता है अलग अलग। अब ये नहीं कहते कि हाँ बस वो एजुकेशन के फील्ड में नहीं, भाई एजुकेशन के फील्ड में भी है परफेक्ट। देन यहाँ पे अगर प्ले हो रहा है, खेल रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे गेम है, क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, वगैरह वगैरह, कबड्डी खेलना है, खो खो खेलना है, तो उसमें भी हम फुल जो है यहाँ पे एक्टिव है खेलने के लिए, ठीक है। चलो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात करें, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, परंपरागत है, उत्तर प्रथागत है, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक है यहाँ पे। सो सही आंसर्स क्या होगा, देखो लॉरेंस जो कोहलबर्ग है, यहाँ पर इनकी बात करें, इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा भैया, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और भैया 3 तो है इनके चरण, और भैया 6 हैं इनकी अवस्थाएं, उपचरण कह लो, अवस्थाएं कह लो, ठीक है। यहाँ पर 3 चरण है। 3 चरण कौन कौन से हैं, एक तो है यहाँ पे पूर्व परंपरागत, एक यहाँ पर होगा परंपरागत चरण, एक यहाँ पर है उत्तर परंपरागत, एक कौन सा है उत्तर परंपरागत, ओके। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या है, 6 इसकी अवस्थाएं हैं या फिर उपचरण है, जो भी कह सकते हैं। क्लियर है ना, समझ आया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो ये आपका आएगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें समाज क्या कह रहा है और हमें उनकी माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है, क्योंकि हमें ये भी तो दर्शाना है कि भाई हम समाज में रहते हैं, उनका भी एक अपना रूल्स होता है, तो उन चीज़ों को भी फॉलो किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे फेस्टिवल्स है, होली का भी आने वाला है देन, और यहाँ पे जैसे दीपावली का है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसा जो है 15 अगस्त है ना, जैसे 26 जनवरी हमारे सबसे बेस्ट फेस्टिवल्स हैं। तो इन्हें जैसे पूरी दुनिया सेलिब्रेशन करेगी यहाँ पे हमारे इंडिया के, ठीक है, या फिर जो और फेस्टिवल्स है जैसे हमारे समाज के लोग मनाएंगे, हम भी तो वैसे ही। अगर दीपावली पे समाज के लोग दिए जलाएंगे तो आप क्यों नहीं जलाएंगे, आप भी जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे, क्योंकि भाई हम समाज के साथ में हैं। तो यही कहते हैं कि किसी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं। यही तो बात हुई ना कि अगर दीपावली पर दिए जलाने हैं तो भाई अगर वो हमारा पड़ोसी जला रहा है तो मुझे तो जलाने ही होंगे ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि मैं भी तो उसी के समाज की हूँ यहाँ पे, है कि नहीं। इसलिए किस में आएगा, परंपरागत में आ जाएगा आपका, ओके। सेकंड यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट
लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में ब्लैंक के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों पर गुणारोपण, अभिप्रेरणा या फिर यहाँ पर है संतुलीकरण। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। अधिगम प्रक्रिया में ब्लैंक किस पर जोर देते हैं? गुणारोपण, अभिप्रेरणा नहीं, इनकी बात नहीं करते हैं। किसकी? ये तो संस्कृति उपकरण। अगर ऑप्शन में संस्कृति या फिर ऑप्शन में सामाजिक या फिर संस्कृति, ये दोनों ऑप्शन में होने चाहिए बस, और ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है। अरे भैया अगर वाइगोत्स्की की बात होती है ना तो और ऑप्शन से तो मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि भैया हमारे जो वाइगोत्स्की साहब जी हैं ये कभी और दूसरी बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि बालक कैसे सीखता है, अपनी समाज संस्कृति कल्चर्स में ढल के ही तो सीखेगा चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो एट क्वेश्चन। इन हिज अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे डिस्क्राइब्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एज। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण में है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में है, विकास का समीपस्थ क्षेत्र है, फिर इसकी मां मनोबंध है। अब यहाँ पर बात हो रही है जीन पियाजे साहब की, और अगर हम जीन पियाजे साहब की बात करें कहाँ के रहने वाले हैं भैया? ये थे भैया स्विट्जरलैंड के रहने वाले। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ओके, 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। कौन सा सिद्धांत है इनका? कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यस, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है और इसमें 4 अवस्थाएं बताते हैं। और इस 4 अवस्था में ये है एक बच्चे से लेकर के वृद्धावस्था तक की, ठीक है, पूरी कहानी बता देते हैं। 4 अवस्था कौन कौन सी है? पहली यहाँ पर हो जाएगी संवेदीगामक अवस्था, सेकंड है इनकी यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड यहाँ पर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 यहाँ पर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, इस माध्यम से 4 होती है। इसकी जो टाइमिंग है वो है 0 से 2 साल, इसकी है 2 से 7 साल, इसकी है 7 से 11, देन अमूर्त की है 11 से 18 प्लस, ठीक है, इसके अबो है यहाँ पे इस माध्यम से। तो जीन पियाजे कौन सा सिद्धांत दिया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने, और यहीं पर 4 अवस्थाएं बताई है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। इनकी टाइमिंग भी मैंने इधर लिखी हुई है। सो भैया उद्दीपक अनुक्रिया की बात नहीं करते। समीपस्थ क्षेत्र की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। कौन? वाइगोत्स्की करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण नहीं। हाँ, स्कीमा, मनोबंध, स्कीमा की बात करते हैं कौन? जीन पियाजे साहब जी स्कीमा की बात करते हैं। जीन पियाजे स्कीमा। जीन पियाजे क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने अपने खुद के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था कि बालक जो होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और स्वयं खोज के माध्यम से वह स्वयं खुद सीखता है, खुद एक्टिविटीज करके। इसलिए जीन पियाजे क्या है? महत्वपूर्ण। ये बात सही कहते हैं। एक बालक है, उसके पेरेंट्स उसे कितना भी क्यों ना यहाँ पे कह ले, अब भैया पढ़ ले, अरे भाई पढ़ ले, तेरा फ्यूचर बन जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह, नहीं, उसे नहीं पढ़ना, मुझे तो खेलना है। तुम भाड़ में जाओ, तुम अगर उसे हिला भी दो, अगर पढ़ भी ले वो, नहीं, जब तक खुद वो एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, खुद वह मोटिवेट नहीं होगा, खुद खोजबीन करके कुछ सीखने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक कोई भी उसे नहीं हिला सकता। ओके, इसलिए स्कीमा इन्होंने यहाँ पे वर्ड्स दिया है। स्कीमा ये होता है आपका पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सीखना, ये होता है स्कीमा। स्कीमा में हम जैसे कि एक कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, सीपीयू, जो उसका पूरा यहाँ पे माइंड होता है ना, कंट्रोल होता है जो सीपीयू, तो भैया जैसे कि हम कंप्यूटर का सारा डाटा सीपीयू में फिल करते हैं, ऐसे ही जैसा एक मानव होता है वो भी अपना सारा डाटा कहाँ पे फिल करता है? अपने दिमाग में करता है कि नहीं? तो वही होता है स्कीमा। हम जो भी कुछ सीखते हैं, नया पुराना थोड़ा ज़्यादा जो भी हमने सीखा है हमारे दिमाग में फिल्ड हो जाता है और फिर हम उसे आगे नई जानकारी में उसे हम यूज़ करते हैं, तो वही होता है क्या? स्कीमा। सिंपली डेफिनेशन में समझाने की कोशिश की जिससे कि आप सही से समझें। ओके, नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो अब यहाँ पे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक क्वालिटीज पूछ ली, क्या क्या है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। 4 जो इनकी अवस्थाएं, पहली अवस्था जो संवेदीगामक अवस्था है, इसमें जो बालक सीखता है अपनी इंद्रियों का यूज करके। अब देखो
फर्स्ट में इसका जो लेवल होता है 0 से 2। अब 0 से जो 2 साल का बालक है वह तो खुद पर डिपेंड नहीं है, दूसरों पर डिपेंड है, अपने जो है मम्मा पापा अपने माता पिता पर वो क्या है डिपेंड है यहाँ पे बालक। तो उनके आधार पर वह यहाँ पे चीज़ों को सीखता है, करता है। 1 मिनट रुको, थोड़ा ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही कम है। अब देखते हैं कि ज़्यादा ही ना होगी, ज़्यादा तो नहीं है ना, चलो ठीक है, फिर कुछ ज़्यादा ही पहले धुंधला सा हो गया था, है ना। तो अगर हम यहाँ पर लो फिर से, इसमें तो शायद कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर से देखो इतना ही, 1 मिनट रुको। चलो अब जैसा भी है ना, कुछ क्वेश्चन है तो बच्चे कर लेते हैं। पता नहीं लाइट प्रॉब्लम्स क्यों रहती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि फर्स्ट में तो भैया जो बालक होगा अपने पेरेंट्स पर क्या होगा डिपेंड होगा। और जो सेकंड यहाँ पर अवस्था है पूर्व संक्रात्मक 7 ये होते हैं 2 से 7 साल के लिए। इस पे क्या क्या होता है, बच्चा सीमित ज्ञान थोड़ा प्राप्त करता है, थोड़ी सीमित नॉलेज, थोड़ा कुछ जानना, थोड़ा थोड़ा इस तरह वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे होगा क्या, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। क्या होता है, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण वह होता है कि अगर हम एक चीज़ पर फोकस, हमने देखो अगर हमसे कोई कह रहा है कि देखो ये क्या है, डॉग है डॉगी है, तो हम यहाँ पे डॉग को तो भूल जाएंगे। अगर हमारे सामने कैट आ गई ना तो फिर हमारा ध्यान कैट पे चला गया ना, कैट पर, तो फिर कैट को ही हम जानेंगे, डॉग को हम भूल जाएंगे। वो होता है केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण वो होता है जब हम एक ही जो है टाइमिंग पर बहुत सारी चीज़ों पर फोकस क्रिएट कर सकते हैं। और केंद्रीकरण क्या होता है, जब हम ओनली एक ही चीज़ पर, अब देखो भले ही अगर अभी हमारे घर पे डॉगी आया है ना, तो बालक ने डॉगी देखा, छोटे बालक ने, तो यहाँ पे देन तभी एकदम ठीक है, कहीं से कैट भी आ गई घर पे, बिल्ली भी आ जाती है भाई घर में, नॉर्मल है, आती रहती है बिल्ली वगैरह तो ठीक है। तो फिर बालक का ध्यान डॉगी से हट गया, कैट के पास चला गया, यानी कि विज्ञान जो है सीमित है, इस वाले स्टेज में सीमित रहता है। अमूर्त सोच का विकास जो होता है ना, इनकी जो 4 अवस्था होती है, अमूर्त, संज्ञानात्मक उसमें होता है, परिकल्पित, निगमनात्मक सोच, यह भी जो निगमनात्मक यानी कि हम यहाँ पे बहुत ही परिपक्व हो जाते हैं, फिर तो हम बढ़िया जैसे किशोर अवस्था के स्टेज में खुद अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं, बढ़िया मैच्योर हो जाते हैं एकदम, ठीक है। तो ये सारी चीजें संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता यह मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में आ जाती है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान। विकास बहुआयामी। विकास की दर सभी में, देखो सभी में समान है, केवल वर्ड्स हो गया है तो वैसे गलत, केवल गलत। सबसे पहले अगर हम विकास की थोड़ी डेफिनेशन आप लोगों को बताएं, भैया जो विकास होता है डेवलपमेंट, यह है आपका, ठीक है, बालक का जो विकास होता है यह है गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे कंटिन्यू चलता है, जो विकास होता है डेवलपमेंट होता है। ओके, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें विकास की, विकास जो होता है सभी में असमान होता है, अलग अलग होता है, व्यक्ति विभिन्नता रखता है। विकास आपका हर जो है इसमें देखो, बच्चा चाहे भारत का रहने वाला है, अमेरिका, जापान, कहीं का भी रहने वाला है, हर एक बालक पहले शेषावस्था में आएगा तो आएगा, हर एक बालक किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में भी आएगा, किशोरावस्था में जाएगा, फिर वो जाएगा प्रौढ़ावस्था में, फिर जाएगा वह वृद्धावस्था में। कहने का मेरा यह है, यहाँ पर तात्पर्य है विकास का जो स्वरूप होता है वो क्रमबद्ध चलता है, क्रम से। ये नहीं कि बालक जैसा ही उसका बर्थ हो गया, जन्म हो गया और जन्म के बाद में बालक किशोर अवस्था में पहुंच गया एकदम, नहीं नहीं, जो उसका क्रमबद्ध है ना यहाँ पे बढ़ने का, उसी माध्यम से होगा। इसलिए विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। और विकास जो है आपका कभी कम कभी ज़्यादा इस माध्यम से, इस रूप में होता रहता है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, बहुत प्रकार से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, संवेदिक, मूर्त, मूर्त। देखो सबसे पहले अमूर्त, मूर्त, अमूर्त नहीं, बल्कि यह जो क्वेश्चन है ना जन्म से किशोर अवस्था तक, यह क्वेश्चन आपका जीन प्याजे से ही रिलेटेड है। तो जैसे जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई है ना यहाँ पे, फर्स्ट है उनकी संवेदिकात्मक अवस्था, फिर है पूर्व संक्रियात्मक, फिर है मूर्त संक्रियात्मक,
फिर है अमूर्त संज्ञानात्मक। तो बताओ पहले बच्चा कहीं इतनी चीज़ों को और इतने थोड़ा ना सीख लेगा यहाँ पे जो उन्होंने दे दिया कि भाई पूरा मैच्योर हो गया, नहीं। पहले बालक धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को सीखेगा, फिर यहाँ पर मूर्त, फिर यहाँ पर अमूर्त, यानी कि संवेदिक। संवेदी का मन पहले, जैसे यहाँ पे बालक का जन्म हुआ 0 से 2 ईयर की है ये, तो जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहले आपका बालक जब भाई पैदा हो गया, 1 दिन 2 दिन का हुआ, फिर धीरे धीरे 2 साल का हो गया, अभी वो संवेदी स्थिति में है, फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे ठीक है और बढ़ता जाएगा, 2 से 7 साल की स्टेज में आएगा, फिर अमूर्त, फिर पूरा मैच्योर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि बालक आपका क्रम के साथ में पहले शेषावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोर अवस्था, फिर आपकी प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, इस माध्यम से बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ओके, कैसे? तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत, देखो एक जो कक्षा होती है, एक कक्षा में एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 35 भी, 40 भी, 45 भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अभी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं ये सब दिखने में भी अलग है, डिफरेंट है, सबका धर्म भी अलग है भैया, सबके माता पिता भी अलग है भैया, सबका समाज भी अलग है, सबका पालन पोषण खान पान भी अलग है, सबका धर्म है ना अलग है, देखने में भी सुंदर काले गोरे जैसे भी है, लाल पीले, ठीक है, सब अलग अलग डिफरेंट है। तो अधिगम की प्रक्रिया में क्या यहाँ बाधा उत्पन्न करते हैं? सबकी क्षमता भी डिफरेंट होती है ना। क्या अध्यापक के पक्ष में असफलता दर्शाते हैं? योग्यता आधारित समूह बनाने का क्या मापदंड होता है? नहीं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। भले ही यहाँ पर जो है व्यक्तिगत विभिन्नता रखते हैं, तो उसी के आधार पर टीचर्स लोग उन्हें देखते हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर उन्हें शिक्षा क्या कराते हैं? प्रोवाइड कराते हैं, है ना। सो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में चाहिए ब्लैंक किस पर जोर देना? एक समावेशी कक्षा में चाहिए ब्लैंक किस पर जोर देना? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। देखो, समावेशी कक्षा का मतलब होता है जिसमें कि सभी बच्चे, उन्हें समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है ना। वो चाहे किसी भी धर्म से है, वो चाहे आपका यहाँ पे SC है, ST है, जनरल है, किसी भी कास्ट का क्यों ना है, सभी बालक को यहाँ पे एक ही तरह देखा जाएगा। काला है, गोरा है, लाल पीला जैसा भी है यहाँ पर, ठीक है। भले ही वो चाहे गरीब है, अमीर है, सभी बच्चों को हमारा यह है, एक टीचर्स का यह दायित्व होता है कि सभी बालकों को एक तरह देखना, एक तरह, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, हर बच्चे को टारगेट करना, हर बच्चे का हमें विकास करना है। ये नहीं कि हाँ ये मेरी कास्ट का है, फिर ये मेरे धर्म का है, ये उच्च धर्म का है, बस मुझे इसी का विकास करना है। ना ना ना, सबका विकास करना होगा भाई। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग, नहीं, इसमें होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। देखो दिव्यांग, पहले अगर कोई बालक दिव्यांग होता था, मतलब देखो कोई सुन नहीं सकता, श्रवण बाधित है, या फिर कोई देख नहीं सकता, यहाँ पर दृष्टि बाधित है, या फिर कोई चल नहीं सकता पैर से, तो इन सबको जो इस तरह के होते हैं ना, उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये दिव्यांग है ना। क्या है? दिव्यांग। इनका एक नाम यहाँ पर दिया है 2016 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में, क्या कि भैया जो इस तरह के होंगे कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उनका एक यहाँ पर कैटेगरी होगी दिव्यांग, उन्हें हम दिव्यांग की कैटेगरी में रखेंगे। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है इसमें रखेंगे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलो नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका लास्ट है मस्त। आपको बता भी है मेरे सेशन में ओनली 15 ही क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मैं अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं रखते। अब 50 क्वेश्चन करेंगे, ये भी 30 क्वेश्चन के बराबर है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल रचनाओं का प्रयोग करना।
अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं है। मानो कि कोई बालक यहाँ पे देख नहीं सकता, तो हमें उसे, अगर वो देख नहीं सकता सुन तो सकता है, उसे श्रव्य सामग्री यूज करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात, इसलिए नहीं होगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का बिल्कुल हम करेंगे, अलग अलग सामग्रियों का यूज करेंगे। व्यक्तिगत शिक्षित, बिल्कुल हम व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखकर उन्हें हर माध्यम से पढ़ाएंगे। लेकिन शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का हम प्रयोग करेंगे। जटिल अगर हम ये देखेंगे कोई बालक अगर किसी कठिनाई से जूझ रहा है तो हमें उसके साथ में प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ में मारपीट करेंगे। क्या करेंगे? मारपीट करेंगे और उसे दंड देंगे और उसके साथ में जोर जबरदस्ती करेंगे सीखने के लिए कि सीखो वरना तो पिटाई करेंगे, ये वो वगैरह इस तरह से। तो इसलिए जटिल संरचना का प्रयोग हमें नहीं करना है। कोई अगर बालक कठिनाइयों से जूझ रहा है तो एक टीचर्स को ये नहीं करना चाहिए, क्या कठिन या फिर जटिल यहाँ पर, ठीक है। व्यवहार 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। लास्ट यहाँ पे आपकी क्वेरी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स की। देखो सेशन अगर अच्छा लगता है, समझ आता है तो आप लोग भाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरे साथ में कंटिन्यूटी प्रिपरेशन करनी है सीटेट की तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। और हाँ, यहाँ पर क्या करना है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ओके, तभी हमारे साथ में बढ़िए जो के साथ में पढ़ेंगे आप। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।